गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। तो बंगाल के अंदर ब्रिटिश सत्ता का प्रसार और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध को। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध और उसके बाद सत्ता बंगाल की अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाना, ये घटनाक्रम हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें शुरू में हम बात करते हैं कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए भारत में B.D. बसु। वो कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी ईसाई देश आए थे वो यहाँ पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापार करने के लिए आए और भारत पर अधिकार कर लिया, इस वजह से कहते हैं कि आश्चर्यजनक घटना है। अंग्रेज तो व्यापारियों के रूप में, अंग्रेज भी व्यापारियों के रूप में भी आए और उनके पास उस समय तक ना कोई सैनिक शक्ति थी, उनके पास में ना कोई सैनिक टुकड़ी थी, ना हथियार औजार थे, फिर भी ये पूरा भारत उनके अधीन चला गया। तो भारत में आने के बाद ये अधिकारी तत्कालीन, मतलब जब ये अंग्रेज या यूरोपियंस भारत में आए तो उस समय भारत के जिन क्षेत्रों में रहते वहाँ के जो शासक थे उनके ये कृपा पात्र बन के रहे, उनकी शरण में रहे और अपना व्यापार करते रहे और लाभ कमाते रहे। व्यापारियों का मेन उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ये लाभ कमाते रहे, अपना काम करते रहे। ये अंग्रेज व्यापारी अपने जीवन की संध्या काल में, यानी जब ये रिटायर हो जाते थे, बुजुर्ग हो जाते थे, तो इंग्लैंड चले जाते थे और भारत से जो धन कमाते थे उस धन के सहारे अपना जीवन बिताते थे। तो ये इनका एक रूटीन था लाइफ का, अंग्रेजों का, यूरोपियंस का। फिर भी ऐसे व्यापारियों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफलता मिल गई जो इस उद्देश्य के लिए आए नहीं थे। हम बात करते हैं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी को अपने जहाज़ों तथा माल की सुरक्षा के लिए आरंभ में कुछ सैन्य बल जुटाना पड़ा। मतलब जब भारत में ये व्यापार करने आए पानी के जहाज़ों से, तो जहाज़ों की रक्षा के लिए और जो माल ये खरीदते बेचते थे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक इनके पास थे। तो कंपनी को भारत आते ही पुर्तगालियों से टक्कर लेनी पड़ी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। पुर्तगाली हमने पढ़ा कि जो है वास्को डी गामा आ गया था 1498 में। तो पुर्तगाली इनसे काफ़ी पहले आ गए हैं, मतलब 102 साल पहले आ गए हैं। तो पुर्तगाली मुगल दरबार में अपना झंडा गाड़ के बैठे हैं, वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। तो पुर्तगाली जो है मुगल दरबार जो है को अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने से रोक रहे हैं। पुर्तगाल नहीं चाहते कि वो ये अंग्रेज़ों का जो है मुगल सम्राट या मुगल दरबार जो है अंग्रेज़ों का साथ दे या उनको व्यापार की अनुमति दे। तो इसके लिए जब अंग्रेज़ों ने ये देख लिया कि जब तक पुर्तगालियों को हरा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक मुगलों से हमें यहाँ व्यापार में ज़्यादा कुछ सुविधाएं मिलेगी नहीं, तब इन्होंने समुद्री युद्ध में अंग्रेज़ों को हराया। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया और अपनी शक्ति को प्रमाणित किया। इस वजह से मुगल दरबार ने उन्हें भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाने की अनुमति मिली, यानी इनका व्यापार प्रारंभ हुआ। इन बस्तियों की रक्षा के लिए जो है इनको कंपनियों को जो है अपनी सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी, जिसके लिए सैनिक के साथ साथ जो है मतलब हथियार वगैरह भी रखते थे। कंपनी ने सर्वप्रथम जो सबसे पहले सूरत के अंदर अपनी जो है कारखाना बना के, व्यापारिक कोठी बना के व्यापारिक जो है व्यापार शुरू किया। 1639 में वांडीवास के हिंदू राजा, ये मद्रास के पास जो राज्य है वांडीवास, वहाँ का हिंदू राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को मद्रास, वर्तमान में जो मद्रास नगर है वो वाला क्षेत्र इनको दिया था। देखो भारत के 3 बड़े जो नगर है महानगर वो तीनों ही इन अंग्रेजों के बसाए हुए हैं, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, है ना, मुंबई। तो ये मद्रास नगर वाला क्षेत्र जो वांडीवास के हिंदू राजा ने इनको दिया था, इस क्षेत्र में कंपनी ने एक किला भी बना लिया, किला बनाने की अनुमति मिली और यहाँ पर जो किला बना उसका नाम सेंट जॉर्ज किला, अंग्रेजों का मद्रास में किला। परीक्षा पूछते हैं बंगाल का सेंट विलियम्स किला, ये सेंट जॉर्ज किला। तो ये परीक्षा में पूछते हैं कि मद्रास में अंग्रेजों ने कौन सा किला बनाया, कलकत्ता में कौन सा बनाया, तो ये सेंट जॉर्ज किला बनाया था। 1669 में कंपनी को बम्बई का क्षेत्र भी मिल गया, यानी पुर्तगालियों की राजकुमारी और अंग्रेजों के राजकुमार का विवाह होता है, जिसमें पुर्तगालियों ने बम्बई का क्षेत्र जो है दहेज में दे दिया था
ब्रिटेन के राजकुमार को। तो उसी राजकुमार ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किराए पे दे दिया बम्बई वाला क्षेत्र। तो ये बम्बई वाला क्षेत्र 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। तो ये भी इनका व्यापार केंद्र बन गया। 1651 ईस्वी में हुगली जो बंगाल में है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र बना के यहाँ से भी व्यापार शुरू किया। 1696 ईस्वी में कंपनी को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले, मतलब साल में 12,000 रुपये जमा कराने, उसके बदले में बंगाल के 3 गांव मिले, सुतनीति, गोविंदपुर और कलकत्ता। ये जो वर्तमान कोलकाता है वो वाला क्षेत्र है। यहाँ की जमींदारी भी मिल गई इनको और व्यापार की यहाँ से अनुमति भी मिल गई। इनकी सुरक्षा के लिए कंपनी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो है ये किला बनाया। तो कलकत्ता किला फोर्ट विलियम और मद्रास का सेंट जॉर्ज। तो ये इन्होंने किले बना लिए 2 जगह पे और व्यापार इनका शुरू हो गया। इस समय बंगाल की स्थिति की बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमने बात की थी औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जब मुगल औरंगजेब के समय तो ये तीनों अलग अलग सूबे थे। 1705 में इन तीनों सूबों पर मुर्शिद कुली खां को जो है औरंगजेब ने भेजा था। 1705 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को यहाँ पर सूबेदार बना के भेजा था। 1727 में इसकी मौत हो गई। हमने पहले बात कर ली थी वहाँ पर प्रांतीय स्वतंत्रता के समय। तो मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दौला बनता है। उसने बंगाल, बिहार, बंगाल के साथ साथ बिहार वाला क्षेत्र भी अपने पास लेकर के, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों इसके अधीन आ गए। 1739 में सुजाउद्दौला की मौत हो जाती है। फिर उसका बेटा सरफराज खां उत्तराधिकारी बनता है जो अयोग्य होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो है इस समय बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां। उसने जो है सरफराज खां की हत्या करके अप्रैल 1740 को जो है यहाँ का सूबेदार बन गया। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का सूबेदार बन गया था। और मुगल सम्राट जो कमज़ोर स्थिति में था उसने मान्यता दे दी। तो ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति क्या थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारिक बस्ती हुगली नगर में 1651 में स्थापित की थी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने एक फरमान द्वारा कंपनी को सामान को लाने और ले जाने पर लगने वाली चुंगी कर या सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। देखो, फर्रुखशियर को कोई बीमारी थी तो अंग्रेजों के एक डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके इलाज किया था, जिससे खुश होकर के उसने फरमान जारी किया था कि वो यहाँ पर चुंगी के लिए एक निश्चित शुल्क जो है दे करके वो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर सकती है, उसको और अलग से कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे मुगलों की सत्ता कमज़ोर होती गई, बंगाल के सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब बंगाल के सूबेदार यह चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कर रही है, तो इसके लिए उनको बंगाल के नवाब के आदेश प्राप्त करने चाहिए, मुगल दरबार के नहीं। तो इस प्रकार व्यापार के मुद्दे को लेकर के ही बंगाल के सूबेदार और ईस्ट इंडिया कंपनी में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। तो यही मतभेद जो है आगे चल करके प्लासी और बक्सर के कारण बनते हैं। यानी बंगाल का नवाब चाहता है कि यहाँ से बंगाल से जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है उसके सारी परमिशन वो उस नवाब से ले, मुगल दरबार की अनुमति से काम नहीं चलेगा। कलकत्ता के आसपास का जो क्षेत्र कंपनी को जमींदारी के रूप मिला था, जिन 3 गांवों की अभी हमने बात की, उस पर भी दोनों पक्षों में विवाद था। अब सूबेदार कहता था बंगाल का कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है, पूरा प्रांत मेरा है, इसलिए मुझसे परमिशन लो। कंपनी इसको मानने को तैयार नहीं थी। जमींदारी के क्षेत्र में उसे स्वायत्ता प्राप्त थी, क्योंकि 3 क्षेत्र गाँवों की स्वायत्ता जो है मुगल सम्राट ने इसको दी थी और सूबेदार इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। तो इस वजह से अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच जो है तनाव उत्पन्न हो गया। अब बात करते हैं अलीवर्दी खां का शासनकाल की। तो अलीवर्दी खां जो है मुगलों के लिए तो नाम मात्र का ही वो उनके अधीन था, वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, व्यावहारिक रूप से वो स्वतंत्र था। उसने 1740 से 1756 तक जो 16 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया था। वो अलीवर्दी खां एक योग्य और पराक्रमी सेनायक भी था, परंतु इस समय हमने बात पहले भी कर चुके हैं कि मराठों के निरंतर हमलों से बंगाल का आर्थिक जीवन बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। और बंगाल का सूबेदार बनने के में तो ये यहाँ पर हमने यह भी बात की कि मराठों के साथ जो है अलीवर्दी खां ने संधि की थी। संधि में इसने उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया था और 12 लाख रुपए बंगाल और बिहार से हर साल टैक्स के रूप में देने का इसने मराठों को देने का वचन दिया था। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं
कि बंगाल का सूबेदार बनने में जो है अलीवर्दी खां की हिंदू व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो इसलिए इसने बंगाल का नवाब बनने के बाद में हिंदुओं को अपने दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया। ऐसे व्यापारियों में नाम आता है राय दुर्लभ, जगत सेठ बंधु मेहताब राय, स्वरूप चंद्र, राजा राम नारायण, मणिक चंद्र आदि प्रमुख ये बड़े हिंदू व्यापारी थे जिनका इसके अलीवर्दी खां के दरबार में भारी सम्मान था। उस समय बंगाल में अधिकांश व्यापार जो है वो हिंदू व्यापारियों के हाथ में ही था। हिंदू व्यापारी ही जो पूरे जो व्यापार बंगाल क्षेत्र होता है उसी को कंट्रोल करते थे, उन्हीं के अधीन था। यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद हिंदू व्यापारियों का कारोबार और अधिक बढ़ गया। तो व्यापारी तो होते ही प्रॉफिट देखने वाले हैं। जब अलीवर्दी खां के साथ प्रॉफिट ज़्यादा दिखा तो उनके साथ हो गए। अब इनको अंग्रेज़ों और यूरोपियंस के साथ ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो अब ये इनका झुकाव कहाँ हो रहा है, अंग्रेज़ों की तरफ हो रहा है। तो ये इस वजह से इन प्रॉफिट की वजह से और ज़्यादा समृद्ध हो गए। तो बढ़ते हुए व्यापार और पर्याप्त मुनाफे ने बंगाल के हिंदू व्यापारियों को अंग्रेज व्यापारियों का मित्र बना दिया। यानी अब वो अंग्रेजों की ओर झुक रहे हैं ये व्यापारी, हिंदू व्यापारी। अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपसी संबंध कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे, कभी अच्छे नहीं रहे। अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते। विवाद का मुख्य कारण वही था दस्तक प्रथा, व्यापारिक सुविधा जो मुगल दरबार में उनको मिली थी और इसका ये अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। यानी परमिशन मिली थी कि आप निश्चित जो है 10,000 टका 10,000 पाउंड जमा करा कर, एक निश्चित रकम जमा करा करके आप जो है टैक्स फ्री, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टैक्स फ्री व्यापार कर सकती है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इसके बदले में खुद अपना निजी जो माल था वो भी वो बेच रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल के जो नवाब है उसको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था। तो ये दस्तक प्रथा ही इनके लिए प्रॉब्लम बनी, यही जो इनके बीच में लड़ाई का कारण बनी। तो कंपनी को नाराज़गी थी कि दस्तक प्रथा वाली सुविधा नहीं दी जा, मतलब कंपनी ये कह रही थी कि उसको इनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नवाब का कहना था कि कंपनी इसका दुरुपयोग कर रही दस्तक प्रथा का, जिससे बंगाल सरकार को जो है टैक्स के मामले में भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। दूसरा कारण एक और आता है कि कर्नाटक के युद्धों में कंपनी को जो सफलता मिली, हमने बात की थी कर्नाटक और हैदराबाद के जो अलग हुए उस स्टेट मुगलों से हाथ से निकले, उस समय हमने बात की थी। डुप्ले ने जो कर्नाटक और हैदराबाद में हस्तक्षेप किया, फिर क्लाइव ने भी अंग्रेजों की ओर से हस्तक्षेप किया। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों ने वहाँ का नवाब अपना बना दिया। तो इस सफलता से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और अब उनकी जो है लालसा और ज़्यादा बढ़ गई। वो चाहते थे कि अब बंगाल में भी उनके, अंग्रेज चाहते थे कि उनकी स्थिति और मजबूत हो। अलीवर्दी खां इसके लिए सचेत था पहले से ही कि ये अंग्रेज़ कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए इसने शुरू में ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी कंपनियों को ये आदेश दे रखा था कि वो अपने जो बस्तियां बंगाल में बसाई हुई है उनके ऊपर किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी करने का मतलब है किलेबंदी करके अंदर सैनिक रखना, हथियार वगैरह इकट्ठा करना। तो किलेबंदी से मना कर दिया। अस्त्र शस्त्र भी जमा करने की इजाज़त जो है नहीं दी थी। हालांकि ये यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि ये सैनिक रख के किलेबंदी करके मराठों की लूटमार से भी बचना चाहते थे, लेकिन नवाब ने इनको अनुमति नहीं दी कि जो है तुम किलेबंदी नहीं करोगे, ना ही सैनिक और हथियार रखोगे। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध के समय नवाब ने कठोर निगरानी रखते, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध के समय ये फ्रांस और इंग्लैंड के आपस में दुनिया में जहाँ जहाँ थे लड़ना शुरू हो गए। तो भारत में भी इनकी लड़ाई चली, लेकिन बंगाल में अलीवर्दी खां ने इनको निगरानी रखते हुए दोनों कंपनियों को बंगाल में लड़ने नहीं दिया, यानी कि इसने कंट्रोल करके रखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिराजुद्दौला की। तो 10 अप्रैल 1756 में जो है 82 वर्षीय अलीवर्दी खां इसकी मौत हो जाती है और इसकी मौत के समय इसकी जो है 3 बेटियां हैं, इनके कोई बेटा नहीं है अलीवर्दी खां के। तो तीनों बेटियों के जो इसने 3 उसके भतीजे थे उनके साथ इनकी शादी कर दी थी। और अलीवर्दी खां जब जीवित था तभी इसके तीनों दामाद जो है मर गए थे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन हो। तो ऐसी स्थिति में जो है जब अलीवर्दी खां के शासनकाल में ही ये षड्यंत्र परिवार में होने लगा कि नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अलीवर्दी खां ने क्या किया, अपने जीते जी ही अपनी सबसे छोटी बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन इस निर्णय से बाकी रिश्तेदार नाराज हो गए। सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनको
जो है संतोष नहीं हुआ। अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी जो बेटी थी जिसका नाम घसीटी बेगम था, उसने अपने बेटे मुरादउद्दौला को आगे कर दिया। दूसरी लड़की थी, उसने अपने बेटे शौकत जंग को कहा कि इसको नवाब बनाना चाहिए और इसके लिए वो षड्यंत्र भी रचने लगे। अलीवर्दी खां का बेनोई था जो प्रधान सेनानायक भी था मीर जाफर, वो भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। तो इस प्रकार इसके रिश्तेदार, इसके संबंधी ही जो है इसके लिए समस्या थे सिराजुद्दौला के लिए। अलीवर्दी खां की मौत के बाद सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ। सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के बाद जो है मौसी घसीटी बेगम जो थी इसकी, उसको छल कपट से इसने बंदी बना लिया। शौकत जंग को भी सैनिक कार्रवाई करके इसके ऊपर जो इसको अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार जो है अलीवर्दी खां अपने परिवार से जो समस्या, परिवार की ओर से उत्तराधिकार समस्या, उससे लिए लड़ रहा है। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे कि अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला की जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष के लिए क्या कांड बनते हैं और फिर प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला की मौत हो जाती है। और इस प्रकार जो है सिराजुद्दौला जो है इसके बाद मीर जाफर जो नेक्स्ट जो है बंगाल का नवाब बनता है अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली। तो इसको हम कर लेंगे।